वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 99 ये होने वाला है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर और उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक 98 वाले टेस्ट में हो चुका था। ठीक है, इस टेस्ट में 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और 81 से लेकर इसमें हम 100 तक देखेंगे। इन 100 क्वेश्चन का PDF आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप पेड टेलीग्राम ग्रुप को डाउनलोड कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो 80वें नंबर का जो प्रश्न था वो था, किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो विशेष रूप से पिछड़ी जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, ये 81 नंबर का प्रश्न है। इसमें प्रश्न पूछा गया श्रेणी के बारे में। गुप्त काल में श्रेणी का तात्पर्य है, हिस्ट्री का प्रश्न है और श्रेणी पर कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बना है। किसी भी स्टेट के PCS में बना है, UPSC सिविल सर्विसेज तक में बना है। तो श्रेणी का तात्पर्य क्या है? सिंचाई का साधन थी गुप्त काल में श्रेणी, या भू राजस्व से संबंधित थी, या मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि को श्रेणी कहा जाता था, या व्यापारियों, शिल्पकारों या कारीगरों के संगठन या संघ को श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी है व्यापारियों, शिल्पकारों या कारीगरों के संगठन या संघ। सी है इसका आंसर। गुप्त काल में श्रेणी का तात्पर्य व्यापारियों, शिल्पकारों या कारीगरों के संगठन या संघ से था। ये विभिन्न व्यवसायों के लोग होते थे जो अपनी आर्थिक गतिविधियों के नियम बनाते, उत्पादों की गुणवत्ता और कीमत तय करते थे। गुप्त काल में संस्थाएं अत्यधिक संगठित, शक्तिशाली और समृद्ध थीं, जो वाणिज्य और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाइए। भारत की विदेश नीतियों और संगठनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? भारत आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। G20 दुनिया की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RECP समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी क्या? बिल्कुल, भारत आसियान का तो संस्थापक सदस्य नहीं है, करेक्ट है। जो इसमें 10 सदस्य हैं उसमें भी नहीं है भारत। G20 बिल्कुल दुनिया की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी ढाका में। भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यही गलत है। भारत बाहर है इससे। सी है इसका आंसर। तो भारत ने 2019 में RCEP समझौते से बाहर रहने का फैसला किया था क्योंकि उसे डर था कि इससे सस्ते चीनी उत्पादों की बाढ़ आ जाएगी और डेयरी क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत की विदेशी व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य किस वर्ष तक भारत के कुल निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है? वर्ष 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। लेकिन इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या होगा जब ग्राउंड लेवल पर गरीबी की भरमार है? ठीक है, हर वो चीज़ में मिलावट है जो खाद्य सामग्री के रूप में वर्तमान में उपलब्ध है, तो उसमें सुधार करो पहले। अप्रैल 2023 में घोषित नई विदेशी व्यापार नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। यह नीति प्रोत्साहन के बजाय छूट और कर वापसी पर आधारित है। इसमें ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर का। इंटरनेट के उस छिपे हुए भाग को क्या कहा जाता है जिसे गूगल जैसे मानक सर्च इंजन इंडेक्स नहीं करते? क्या है वो? सरफेस वेब, डार्क वेब, इंटरनेट वेब या डीप वेब? वर्तमान में दो ही चीज़ें चर्चा में है, एक डार्क वेब और डीप वेब। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है इंटरनेट के उस छिपे हुए भाग को क्या कहा जाता है जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन, ठीक है, इंडेक्स नहीं करते, वो है डीप वेब। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर।
डीप वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो सामान्य सर्च इंजन जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, इसके अलावा अगर आप लैपटॉप में देखेंगे या कंप्यूटर में तो एक मोजिला फायरफॉक्स है। ठीक है, ये सब सर्च इंजन हैं। इनके द्वारा इंडेक्स नहीं किया जाता और ना ही उन तक सीधे पहुंचा जा सकता है। यह इंटरनेट का 90% से अधिक हिस्सा है जिसमें पासवर्ड सुरक्षित पेज, निजी डेटाबेस, बैंकिंग पोर्टल और ईमेल जैसे दैनिक उपयोग के डेटा शामिल होते हैं। यह सुरक्षित और वैध जानकारी का भंडार है। ठीक है, अदृश्य लेकिन वैध है ये। डीप वेब हानिकारक नहीं है, यह केवल सर्च इंजन से छुपा होता है ताकि जानकारी सुरक्षित रहे आपकी। फॉर एग्जांपल, आपके बैंक खाते का विवरण, ठीक है, ईमेल, ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड और क्लाउड स्टोरेज यानी गूगल ड्राइव और सशुल्क सब्सक्रिप्शन सेवाएं जो आपने पे होल्ड कर रखी हैं। अच्छा, डार्क वेब और डीप वेब में अंतर क्या है? डीप वेब सामान्य इंटरनेट का एक बड़ा सुरक्षित हिस्सा है जबकि डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा एन्क्रिप्टेड उपसमूह है जो अक्सर अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग होता है। एक्सेस की बात करें तो यहाँ पहुँचने के लिए सीधे यूआरएल या क्रेडेंशियल यानी लॉगिन आईडी या पासवर्ड या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है डीप वेब तक पहुँचने के लिए। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है FC कोहली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, यानी फकीर चंद कोहली। FC कोहली को व्यापक रूप से भारतीय आईटी उद्योग के जनक कहा जाता है। वे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के पहले CEO थे। 1970 के दशक में उन्होंने भारत में कंप्यूटर शिक्षा और सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत का ध्यान हार्डवेयर आधारित प्रणाली से सॉफ्टवेयर सेवाओं की ओर मोड़ा। उन्हें भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में आईटी सेवाओं की नींव रखी और वर्ष 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्तमान में स्वर्गवास हो चुका है उनका 5-6 साल पहले। जन्म हुआ था इनका 19 मार्च 1924 को पेशावर जो अब पाकिस्तान में है, और निधन हुआ इनका 26 नवंबर सन 2000 को 96 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 86 है, चैटबॉट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग AI को मानव भाषा समझने और उत्पन्न करने की अनुमति देता है। चैट जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। चैटबॉट्स केवल तभी काम कर सकते हैं जब वे किसी भौतिक रोबोटिक शरीर से जुड़े होते हैं। ये केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट अक्सर गलत ही हो जाते हैं एग्जाम्स में, तो डी तीसरा भी यहाँ पर गलत ही है। पहला और दूसरा ही केवल करेक्ट है। जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 1 और 2, ए है इसका आंसर। देखिए, पहला वाला करेक्ट है क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज AI की एक शाखा है जो मशीनों को मानव भाषा को समझने, व्याख्या करने और उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। कथन 2 भी सही है। चैट जीपीटी यानी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर आधारित है। जीपीटी मॉडल ट्रांसफॉर्मर न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके डेटा सेट के आधार पर अगले शब्द की भविष्यवाणी करने के लिए करते हैं। तीसरा वाला जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि अधिकांश चैटबॉट सॉफ्टवेयर सिस्टम आधारित होते हैं। वे टेक्स्ट या वॉइस इंटरफेस के माध्यम से कार्य करते हैं और उन्हें किसी भौतिक रोबोटिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिक्स का प्रश्न है, भौतिक विज्ञान का, इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक बनाने में उपयोग किया जाता है किनका? फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, बोरॉन या गैलियम या सिलिकॉन या जर्मेनियम? सिलिकॉन या जर्मेनियम, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न बी।
देखिए, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम, चालक यानी तांबे से कम, लेकिन अचालकों या कुचालकों जैसे कि रबर या कांच से अधिक होती है। यह मुख्य रूप से सिलिकॉन या जर्मेनियम जैसे पदार्थों से बने होते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर, डायोड और कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किया जाता है, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में होते हैं 4 बिट। बी है इसका आंसर। तो निबल जो है वो डिजिटल कंप्यूटिंग में 4 बिट का समूह होता है। यह ठीक 1 बाइट का आधा होता है। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट, अतः 1 निबल बराबर 4 बिट। एक हेक्साडेसिमल अंक ठीक 1 निबल का प्रतिनिधित्व करता है। सामान्य मेमोरी इकाइयाँ जो आपको हमेशा याद रखनी है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, उल्टा पुल्टा करके कैसे ही पूछ लेता है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 या 1024 या 1024 बाइट बराबर है 1 केबी के, 1 किलोबाइट के, ठीक है। और 1024 केबी किलोबाइट बराबर है 1 मेगाबाइट के, और 1024 मेगाबाइट बराबर है 1 गीगाबाइट के, और 1024 गीगाबाइट बराबर है 1 टेराबाइट के, यानी टीबी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही उपयोग होता है वर्तमान में। इसके ऊपर हेक्सा, ठीक है, इसके ऊपर पेटा, हेक्सा, इस तरह से और ऊपर चला जाता है, लेकिन आम जनजीवन में जो है वो टीबी तक है। जैसे मोबाइल फ़ोन्स में मान लीजिए सैमसंग के जो बड़े फ़ोन है, आईफोन्स वगैरह में 1 टीबी तक का स्पेस आ रहा है, ठीक है। 1 टीबी तक का स्पेस मतलब ये वाला। और बाकी नॉर्मल फ़ोन्स जो एंड्रॉयड्स वगैरह हैं उनमें जीबी तक आ रहा है। या पुराने जो लैपटॉप्स जो 10-12 साल से चले हैं, 512 मैक्सिमम रहती थी उनमें, अब टीबी तक आने लगी है उनमें भी, ठीक है, टेराबाइट। 89 नंबर का प्रश्न है, 2025 के राष्ट्रीय खेलों जो कि 2025 के अंत में आयोजित हुए थे, उत्तर प्रदेश की अंतिम रैंक क्या रही? ये उत्तराखंड में हुए थे। उत्तर प्रदेश की इसमें 13वीं रैंक थी। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश ने कुल 56 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 20 रजत पदक और 23 कांस्य पदक थे, कुल 56 पदक। यह प्रतियोगिता 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चली। और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से जुड़ी और मुख्य बातों को देखें तो शीर्ष टीम जो प्रथम स्थान पर रही वो थी सर्विसेज, 121 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर। दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया 201 पदक के साथ। तीसरा स्थान 153 पदकों के साथ हरियाणा ने प्राप्त किया, ठीक है। सर्विसेज 121 पदकों के साथ पहले पर है, और महाराष्ट्र 201 और हरियाणा 153 के साथ भी दूसरे और तीसरे पर है। ये काउंटिंग होती है गोल्ड, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतता है कुल पदकों में, तो उसको रैंकिंग के हिसाब से ऊपर स्थान मिलता है। जो मेजबान था उत्तराखंड, वो 7वें स्थान पर रहा। यूपी का विशेष प्रदर्शन महिला हैमर थ्रो में उत्तर प्रदेश की अनुष्का यादव ने रिकॉर्ड तोड़ा। गलत युग्म को छांटना है। भारत के प्रमुख जल संसाधन या बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भाखड़ा नागल के सामने सतलज नदी लिखा, हीराकुंड महानदी, सरदार सरोवर नर्मदा नदी और नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। भाखड़ा नागल सतलज ठीक है, हीराकुंड महानदी सही है, और सरदार सरोवर नर्मदा सही है। गलत है यहाँ पर नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी होना चाहिए। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। और गोदावरी नदी पर जो बांध है या परियोजना है वो है पोचमपाद, ठीक है, यानी श्री राम सागर परियोजना।
बाकी भाखड़ा नागल भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड ओडिशा में स्थित विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध। सरदार सरोवर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इस तरह के बोनस अंक वाले प्रश्न होते हैं एग्जाम्स में आ जाएं तो बुलर झील, डी है इसका आंसर। तो बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो झेलम नदी द्वारा निर्मित है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो सुपीरियर झील, चिल्का झील ऑप्शन में थी। उड़ीसा में स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है, न केवल भारत बल्कि एशिया की भी। सांभर झील राजस्थान की अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह केबुल लमजाओ नामक तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाइए। ग्रामीण नगरीय प्रवास का सबसे प्रमुख प्रतिकर्ष कारक बताना है। ठीक है, इस डैश का मतलब है गांव से नगर की ओर क्यों प्रवास होता है। प्रतिकर्ष कारक बताइए, यानी पुश फैक्टर। देखिए, दो प्रकार के कारक यहाँ काम करते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या है इसमें सबसे सही? ठीक है, कृषि में बेरोजगारी है, गरीबी है, तो ये यहाँ पर जो है वो पुश फैक्टर हो गया, जो मजबूर करेगा। और पुल फैक्टर, नगरों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ये भी बात सही है। बेहतर शिक्षा सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध है वहाँ पर, आधुनिक जीवन शैली का आकर्षण है वहाँ पर। तो ये पुल फैक्टर है, ये भी पुल फैक्टर है, ये भी पुल फैक्टर है, ये पुश फैक्टर है। देखिए, प्रवास के दो कारक होते हैं, अपकर्ष यानी पुल और प्रतिकर्ष यानी पुश। तो पुश फैक्टर वे परिस्थितियां जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि कृषि में पिछड़ापन है, प्राकृतिक आपदाएं हैं और रोजगार का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं कैसी? सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। पुल फैक्टर जो नगरों की ओर आकर्षित करती हैं वो हैं उच्च वेतन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में अधिकांश प्रवास आजीविका की तलाश में होता है। 93 नंबर का प्रश्न है, जोड़ी मिलान कीजिए भारत के पर्वत शिखर और उनकी अवस्थिति। डोडा बेटा शिखर, गुरु शिखर, धूपगढ़, अन्नाईमुडी अन्नामलाई की है, धूपगढ़ सतपुड़ा की, डोडा बेटा नीलगिरी की, गुरु शिखर अरावली की। 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, सी का 3, डी का मतलब एक का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यही तो बन रहा है डी। तो गुरु शिखर जो है अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, 1722 मीटर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, 1350 मीटर। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई 2695 मीटर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए, गलत युग्म को छांटना है। भारत के खनिज संसाधन और प्रमुख उत्पाद क्षेत्र, कौन सा मिसमैच है? तांबा मलाज खंड मध्य प्रदेश में, लौह अयस्क बैलाडेला छत्तीसगढ़ में, बॉक्साइट कोरापुट उड़ीसा, और कोयले के सामने लिखा है जादूगोड़ा झारखंड है। देखिए, झारखंड की जो जादूगोड़ा खदानें हैं वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ना कि कोयले के लिए। तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसको इस तरह से याद रखिएगा, जो यूरेनियम है ना वो जादू दिखाता है। ठीक है, जादूगोड़ा। तो सुधार करेंगे हम, जादूगोड़ा झारखंड यूरेनियम की खनन के लिए प्रसिद्ध है, ना कि कोयले के लिए। कोयले के लिए झरिया झारखंड प्रसिद्ध है। बाकी तांबा मध्य प्रदेश का मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। और लौह अयस्क छत्तीसगढ़ की बैलाडेला
खानों से प्राप्त उच्च कोटि का हेमेटाइट विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान निर्यात किया जाता है। बॉक्साइट ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। शिवालिक हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। लघु हिमालय यानी हिमाचल हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है। दून घाटियां शिवालिक और बाह्य हिमालय के मिलन पर पाई जाती हैं। देखिए, मान लीजिए ये हिमालय है। अब सबसे ऊपर है महान हिमालय यानी बृहद हिमालय या हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। ये बीच में है मध्य हिमालय या लघु हिमालय या इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। और ये नीचे है शिवालिक हिमालय या इसको बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। तो दून घाटियाँ शिवालिक और बाह्य हिमालय के मिलन पर स्थित हैं। ये जबकि शिवालिक और बाह्य हिमालय तो एक ही है, जबकि दून घाटियाँ जो है ना वो यहाँ है, यहाँ, तो ये गलत हो गया। और शिवालिक हिमालय की प्राचीन श्रेणी है। शिवालिक तो सबसे नई है, ये जो शिवालिक या बाह्य हिमालय है सबसे नई है, सबसे प्राचीन ये है हिमाद्री या महान हिमालय। बाकी लघु हिमालय हिमाचल हिमालय महान और शिवालिक के बीच है। ये बोल रहा है बीच का जो लघु हिमालय है ये महान हिमालय और शिवालिक के बीच है। महान हिमालय और शिवालिक गलत है, यहाँ है, तो पहला भी गलत हो गया, केवल दूसरा ही वाला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। देखिए, श्रेणियों की बात करें तो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है महान हिमालय यानी हिमाद्री, जबकि शिवालिक सबसे नवीन है, तो पहला गलत हो गया। स्थिति की बात करें लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय यही है बीच वाला। महान हिमालय के दक्षिण में, ये ऊपर हो गया महान हिमालय के दक्षिण में, और शिवालिक शिवालिक के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यह पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों के लिए प्रसिद्ध है। घाटियों की बात करें दून जैसे कि देहरादून शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है, ठीक है। मध्य हिमालय लघु हिमालय यहाँ पाई जाती है। वो कह रहा था कि इस पे स्टेटमेंट, ठीक है, ठीक है। दून यानी दून घाटी यानी देहरादून शिवालिक और लघु हिमालय के बीच पाई जाती है, ना कि शिवालिक और बाह्य हिमालय के, वो दोनों तो एक ही हैं, तो तीसरा गलत हो गया। महत्व की बात करें, यह क्षेत्र अपनी जटिल भूवैज्ञानिक संरचना और बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। चलिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है? प्रयाग में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है। एलिमिनेट करेंगे गया, मथुरा, ऋषिकेश, पुरी और द्वारका। नासिक, उज्जैन, हरिद्वार यहाँ सही सही, वाराणसी भी हटेगा यहाँ से, प्रयाग ठीक है, सारे सही हैं ए में। देखिए, नदियाँ जो प्रयाग है वो गंगा यमुना के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है कुंभ मेले को। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। यह खगोलीय गणनाओं यानी बृहस्पति और सूर्य की स्थितियों के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। 2025 में हुआ था लास्ट ईयर प्रयागराज में। अब 12 सालों के बाद नेक्स्ट होगा उन्हीं चारों में से किसी एक में, जो बचे उन्हीं तीनों में से किसी एक में। 97 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद फ्रांसीसी और पुर्तगाली वस्तुओं के एकीकरण के संदर्भ में गलत कथन पहचानिए। पौंडीचेरी या पुदुचेरी ने 1954 में फ्रांस ने शांतिपूर्वक सौंप दिया था। क्या है? पौंडीचेरी को 1954 में फ्रांस ने शांतिपूर्वक सौंप दिया था। गोवा 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से मिलाया गया था, सैनिक कार्यवाही की थी भारत ने। दादर और नगर वाली हवेली को जन विद्रोह के बाद 1954 में मुक्त कराया गया। पुर्तगाल ने स्वेच्छा से 1947 में ही अपनी सभी बस्तियां छोड़ दी थीं।
यही गलत है, यही गलत है। डी, सैनिक कार्यवाही करनी पड़ी थी। ठीक है, डी गलत है यहाँ पर। देखिए, पुर्तगाली हठ धर्मिता की बात करें तो पुर्तगाल भारत छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। उसने गोवा को अपना विदेशी प्रांत घोषित कर दिया था। मुक्ति कैसे हुई? भारत सरकार ने अंततः 1961 में सैन्य बल का प्रयोग किया। ठीक है, तो इसने गलत है डी। फ्रांसीसी, फ्रांस ने कूटनीतिक वार्ताओं के बाद पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम को भारत को सौंप दिया था। 98 नंबर का प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? बलिया में चित्तू पांडे, तामलुक में सतीश सामंत, सतारा में वाईवी चाहन और नाना पाटिल, ये सारे के सारे सही हैं। बलिया में समानांतर सरकार चित्तू पांडे, तामलुक में सतीश सामंत, सतारा में वाईवी चाहन और नाना पाटिल। तो तीनों के तीनों सही सुमेलित तो उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। देखिए, बलिया यहाँ पहली समानांतर सरकार बनी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। सतारा महाराष्ट्र में यह सबसे लंबे तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। और तामलुक बंगाल, यहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था जिसने चक्रवात राहत कार्य भी किए थे। तो सारे के सारे सही सुमेलित हैं। चलिए, 99 नंबर का प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासनिक शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ों को पहचानिए। है अधिकारी, समाहर्ता है, सन्निधाता है, अंतपाल है और महामात्य सर्प। देखिए, समाहर्ता है राजस्व संग्रह का मुख्य अधिकारी और सन्निधाता राजकीय कोष का संरक्षक और अंतपाल है सीमावर्ती दुर्गों या किलों का रक्षक और महामात्य सर्प है गुप्तचरों का प्रमुख। ए का 2, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। समाहर्ता जो है वो मौर्य प्रशासन में वित्त मंत्री के समान था जिसका कार्य राजस्व का आकलन और संग्रह करना था। सन्निधाता राजकीय कोषागार और अन्नागार का मुख्य संरक्षक होता था। गुप्तचर व्यवस्था की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तृत गुप्तचर तंत्र का वर्णन किया है जिसमें संस्था और संचारा गुप्तचर होते थे। इनका प्रमुख होता था महामात्य सर्प। तो गुप्तचर से संबंधित हो गया। अंतपाल की बात करें तो मौर्य काल में अंतपाल सीमांत प्रदेशों या सीमावर्ती दुर्गों या किलों का रक्षक यानी गवर्नर होता था। यह सीमा की सुरक्षा, यात्रियों की रक्षा और व्यापारिक मार्गों यानी सड़कों के रखरखाव के साथ साथ सीमा पार करने पर कर वसूलने का भी जिम्मेदार होता था अंतपाल। ठीक है, यानी बाउंड्री टैक्स लेता था ये। 99 हो गए। अब 100 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की अवधारणा के संदर्भ में भावी बुद्ध किसे माना गया है? मैत्रेय को, मंजूश्री को, वज्रपाणि को या अवलोकितेश्वर को? यूपीपीसीएस में, आरओ में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पिछले 20 सालों में। भावी बुद्ध जो हैं वो मैत्रेय हैं, मैत्रेय। ठीक है, सी है इसका आंसर। अवधारणा क्या है? बोधिसत्व वह व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्त करने का समर्थन रखने के बावजूद मानवता की सेवा हेतु पुनर्जन्म लेता है। मैत्रेय, इन्हें अजित भी कहा जाता है और बौद्ध परंपरा के अनुसार ये भविष्य में अवतरित होने वाले अंतिम बुद्ध हैं। अन्य जो ऑप्शंस में थे, अवलोकितेश्वर करुणा के देवता, मंजूश्री प्रज्ञा बुद्धि के देवता और वज्रपाणि शक्ति के प्रतीक अन्य प्रमुख बोधिसत्व हैं। और भावी बुद्ध मैत्रेय। तो पिछले कुछ 4 से 5 6 टेस्ट में हमने 1 से लेकर ये 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस की है। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हो आप। पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके, जो वीडियोज़ नहीं देखना चाहता है या प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस करना चाहता है तो